इलेक्शन का ख्याल सबका यही है कि शायद 28 जनवरी को हो जाएंगे, क्योंकि आज किसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन आज या कल तारीख दे देगा। तो अब 28 जनवरी को जब इलेक्शन होंगे तो आप ये समझते हैं कि वो जो इलेक्शन है वो ठीक होंगे और सबके लिए एक्सेप्टेबल होंगे उनके नताइज? शुक्रिया जावेद साहब। मैं समझता हूँ जी कि इलेक्शन ठीक होने चाहिए, ठीक, इसके अलावा कोई जो है ना जी मैं समझता हूँ कि तरीक़ाकार नहीं है कि एक अच्छी जमहूरियत का, एक मजबूत पार्लियामान का और एक ऐसे इलेक्शन का जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। शायद चंद उंगलियां या एक आध एतराज़ तो आ जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी हो और आम आदमी जो है उसको एक्सेप्ट करे कि ये फ्री एंड फेयर और इम्पार्शल इंतखाबात थे। ये रिक्वायरमेंट है जी। इसके अलावा अगर हो, आपने देखा होगा कि बदकिस्मती से हमने हमेशा ये कोशिश की, ये पहला मुल्क है जहाँ निगरान हुकूमत है। सही बात है, और मुसलसल चल रही है। और निगरान हुकूमत के बावजूद अगर एतराज़ात आए तो ये तो और ज़्यादा बदकिस्मती की बात होती है। और आपने देखा होगा कि हर इलेक्शन में कोई ना कोई एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। जब इलेक्शन को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती है तो उस हुकूमत को भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती, ठीक है, उस पर एतराज़ात होना शुरू हो जाते हैं। उस हुकूमत को जो डिलीवर करना होता है वो करने के बजाय वो अपने डिफेंस करती रहती है, अपने मामलात को और अपने इलेक्शन के मामलात को क्लियर करते करके उसके 3-4 साल गुजर जाते हैं। तो जावेद साहब, कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए इस मुल्क में। अभी हम लोग बहुत 75-76 साल के हुए हैं एज ए मुल्क कि हम कोई ऐसा तरीका करें जिससे इंतखाबात की एक्सेप्टेबिलिटी हो और आम आदमी, आम वोटर के ये जहन में हो कि जो मैंने वोट डाला था वो सही था और उसका रिजल्ट भी ठीक आया। चला, डाउट्स हैं आपको कि शायद ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे? ये भी मेरी ख्वाहिश है कि ये ठीक हो और मुझे ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अब इतने एक्सपीरियंसेस जो हमारे गलत हुए हैं उसके बाद ये ज़रूर कोशिश होगी कि ये इंतखाब जो हैं ये बहुत अच्छे हों, एक्सेप्टेबल हों, कोई इस पर एतराज़ात ना हो और आम आदमी जो है उसको साफ शफाफ इंतखाबात। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये निगरान हुकूमत और ये इलेक्शन कमीशन एक इम्पार्शियल इलेक्शन करवा सकेगा जिसे शफाफ कहते हैं, गैर जानबदार कहते हैं? जावेद साहब, मैं आपको बताऊं कि हम खुद ही हैं ना जी, बंदे तो यही हैं पाकिस्तान में, बाहर से तो किसी ने आना नहीं है। तो इसके लिए मैं आई विश कि ये कराएंगे। ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हालात को जानने वाले लोग हैं और जो हम बात कर रहे हैं इनके जहन में भी है कि मुल्क के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन मेक और ब्रेक होता है जी। ठीक, जिस वक्त आप इलेक्शनरिंग निज़ाम में जाते हैं जावेद साहब तो एक पूरे मुल्क पर एक नज़ा की सूरत हाल होती है। तमाम काम रुक जाते हैं, तमाम सिस्टम जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाता है। फिर उसका भी अगर आउटकम अच्छा ना निकले और वो भी हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हों, एक दूसरे का चेहरा नोच रहे हों, एक दूसरे को गालियां दे रहे हों, एक दूसरे पर एतराज़ात उठा रहे हों, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव सर मुख्तलिफ है। जिस पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है वो तो इस निगरान हुकूमत को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम कह रहे हैं, बल्कि खुर्शीद शाह साहब तो कह रहे हैं ए टीम है। तो वो पहले से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाउट है कि ये बी टीम है, नून लीग की ज़्यादा इलेक्शन ठीक नहीं हो सकेंगे। जावेद साहब, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हर वो इकदामात करने चाहिए जिससे जो है ना वो शकूक दूर हो सके। अगर कोई ऐसी बात है जिससे इतने सीनियर लोगों को या इतनी बड़ी पार्टी के जहन में ये बात आई है तो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि उनकी अगर कोई ऐसे डाउट हैं और वो दूर किए जाए, रफा किया जाए उनकी अगर कोई शिकायत है तो। वैसे वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। अब दो पार्टीज हैं जो एतराज कर रही हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और दूसरा पीटीआई कर रही है। तो दोनों पार्टीज की जो रिजर्वेशन है, आपका ख्याल उसके अंदर जान है या नहीं है? देखें जी, सियासत में तो देखें ना, एक अगर आप इसका नजर गैर जायजा लें तो आप देखते हैं कि जो मारूजी हालात होते हैं उसके मातहत ही सियासत भी होती है। कल के मारूजी हालात ये थे कि 13 पार्टियां इकट्ठी थी, ठीक, सब ने मिलकर 15-16 माह इस हुकूमत को चलाया और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे नज़दीक बतौर स्पीकर में अगर देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये बलोगत की निशानी थी सियासत में कि बालग है अभी हमारी सोच और हमने इतने मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ ख्याल जमातों ने मिलकर एक कारोबार सल्तनत चलाया। तो इस तरह मैं समझता हूँ हर चीज़ मुमकिन है। वो बैठे अगर और उन इलेक्शन कमीशन बुलाए पार्टीज़ को जिनके कोई एतराज़ात हैं तो उनसे पूछे कि आप बताइए क्या एतराज़ात हैं आपको,
और अगर वो एतराज़ात उनके जैनुइन हैं तो फ़ौरन दूर किया जाए। इसलिए क्योंकि सियासी जमातें आपस में तो ये छोटी मोटी जो है वो मामलात होते रहते हैं, ख़ास तौर पर इंतखाबात के दिनों में, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो जिसको भी कोई शिकायत हो, जिसकी तरफ से कोई एतराज़ आए, उसको बुला लिया जाए, उससे पूछ लिया जाए कि बताइए क्या मसला। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इंप्रेशन दे रही है राय साहब कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो नवाज शरीफ ही है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यकीन नहीं जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई। नहीं, मैं नहीं समझता, ये कोई इंप्रेशन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ तो जो बात हुई है उसमें हर जमात ये समझती है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं आपको बात बताऊँ, वो तो समझते हैं कि अगला वज़ीर आज़म हमारा होगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, वो एतराज़ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जा रही है और उनको बाकायदा पहले ज़मानत दे दी गई, फिर जलसा करने की उनको दे दिया गया, मौका दे दिया गया और उनको फुल सपोर्ट दी जा रही है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर वही हों। देखिए, अगर कोई, यही तो मैं कह रहा था ना कि ये अगर कोई किसी के जहन में बात है, पीपल्स पार्टी के जहन में है, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये बात जो है इसको क्लियर कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है जी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो मुल्क में आए हैं तो ये खुशाइंद बात है। ठीक है, देखिए ना, ये मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ कि किसी को जलावतन किया जाए, किसी के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि वो मुल्क छोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा ना हो। उस वक्त जो रिमार्क्स दिए गए थे इनके बारे में, मैं उसके भी खिलाफ हूँ कि 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर रहा हो उसको आप सिसिलियन माफिया कहना शुरू कर दें। अब भी मैं कहता हूँ कि तहम्मुल, सब्र और बिल्कुल टॉलरेंस के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करके सियासत करें। इस मुल्क के लिए सियासत करना है, ये किसी की ज़ात की सियासत नहीं है, ये तो मुल्क की अगर इस सियासत से मुल्क को नुकसान हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा है सियासत का। जावेद साहब, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड और माशाल्लाह हालात पर नज़र रखने वाले जर्नलिस्ट हैं, तो हमें वो सियासत करनी है जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। अच्छा, ये फरमाइए सर, इमरान खान साहब को जेल में रख के ये जो इलेक्शंस होंगे, क्या उन इलेक्शंस को वाकई गैर जानबदार शफाफ समझा जाएगा या हो सकता है ये? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की शायद सारे जितने भी उस पर एलिगेशंस हैं उसको जो है वो जो है ना जी उसको एक नज़रअंदाज किया जा सकता है मेरे ख्याल में। लेकिन जो 9 मई वाला वाक़या है, मैं बतौर पाकिस्तानी ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 9 मई वाला वाक़या जो है ना जी, ये किसी को पाकिस्तानी को हजम नहीं हो रहा, किसी मुहिब्बे वतन को हजम नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ कि ये तो एक, अगर इसको कोई सोचे ठंडे दिल से बगैर, मैं समझता हूँ कि कोई बायस लेके, तो उसको पता होगा कि ये तो मुल्क को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना था, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को टकराना था आपस में, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारा दुश्मन तो खुश हो सकता है। हिंदुस्तान में तो शादियाने बजाए जा सकते हैं, खुशी का इज़हार किया जा सकता है, लेकिन कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है ना, उसका तो दिल बुझ गया था, उसको शौक लगा था। वो मैं समझता हूँ अब ऐसा अगर आपने एक काम किया है तो फिर आप बगैर कानून को फेस किए, बगैर सिस्टम को फेस किए अगर आप आकर इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते हैं तो ये भी पाकिस्तान के साथ इमरान खान के खिलाफ 9 मई का केस नहीं चल रहा, साइफर का केस चल रहा है और एक इद्दत में निकाह करने का केस चल रहा है। अगर इमरान खान साहब को इस वक्त जेल में रखा गया तो साइफर केस की वजह से रखा गया और 9 मई की वजह से नहीं है। तो आप ये महसूस करते हैं कि इमरान खान के बगैर ये जो साइफर भी तो बड़ा खतरनाक केस है। ये भी देखो ना, आपके एक मुल्क की सीक्रेट है, ठीक, और बेसलेस सीक्रेट है, और मुल्क का सरबराह जो है, एक हुकूमत का सरबराह जो है, वो मुल्क का इतना बड़ा जो एक उसकी राज है, जो राज है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं तो समझता हूं कि ये इतना बड़ा ड्रामा था जिसमें कुछ भी नहीं था, और उसको अगर ड्रामाटाइज करता है सिर्फ अपनी जात की खातर, अपनी पार्टी को तकवीत देने के लिए, या किसी से अगर कोई चीज़ इस पर फोकस हुई है तो उस फोकस को हटाने के लिए, तो ये भी तो बहुत बड़ा, ये भी तो मुल्क को नुकसान देने के। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि मुल्क को जिसने भी नुकसान पहुंचाया, मुल्क का जो खैर खार नहीं है, या अगर उसके कोई एक्शन ऐसा है जैसे ये इंप्रेशन है कि ये मुल्क का बदखा है, तो उसको सियासत क्यों करने देंगे? क्या आप किसी मुल्क दुश्मन को सियासत करने की इजाज़त दे देंगे? ठीक है, तो आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अगर जेल में भी हैं तब भी इलेक्शन होने चाहिए और वो इलेक्शन इम्पार्शियल होंगे, उनके नतीजे माने जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, यकीनी तौर पर वो जो उसके इमरान खान के जो चाहने वाले होंगे या जो उसको
मानने वाले होंगे तो वही तो ये कहेंगे कि ये इलेक्शन इम्पार्शियल नहीं है। लेकिन इसका क्या हल निकालेंगे, मुझे आप खुद बताइए। ठीक है। और हमने तो ये भी देखा है कि अगर ऐसा इलेक्शन हो जिसमें नताइज जो हैं वो एक के हक में आते हैं तो दूसरा उसी दिन, अभी पूरा जो है वो नताइज नहीं आते तो ढोल बजाना शुरू कर देता है कि धांधली होगी धांधली होगी। वो हल्फ उठाने के लिए आ रहे होते हैं तो पीछे एक जुलूस आ रहा होता है, कहता है कि ये इलेक्शन जो है इसमें धांधली हुई है। तो हुकूमत कैसे चलेगी, एक स्टेबल गवर्नमेंट कैसे मिलेगी, आप सुकून से बैठकर प्लान कैसे करेंगे कि मेरे मुल्क को कौन से चैलेंजेस हैं, उससे कैसे उहदा बरा होना है, किस तरह मैंने उसका हल तलाश करना है। तो सारा वक्त इन हुकूमतों का एक दूसरे का इल्ज़ामात का जवाब देने में, ठीक है, बेसरोपा इल्ज़ामात होते हैं जिसका ना कोई सिरा ना सर होता है ना कोई पैर होता है। वो इल्ज़ामात के जवाब देने में एक कहता है कि चोर हो तुम, दूसरा कहता है तुम चोर हो, तू कहता है तुम डाकू हो, वो कहता है तुम 2 दफ़ा डाकू हो। अब इससे तो 5 साल 4 साल गुजारने के बाद आप मुल्क के लिए आपने क्या किया, मुल्क के आम आदमी के लिए आप अब वक्त आ गया। मैं भी अब इस एज में आकर ये सोचता हूँ इस सियासत का तो कोई फ़ायदा नहीं है।